वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय में स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके फोर्थ पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। और आज की हम जो स्टडी करेंगे वो होगी हमारे फ्लक्स के बारे में, और साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे गॉस लॉ के बारे में। मेरा नाम है जय कौशिक और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करेंगे और ये है हमारे लेक्चर सीरीज का पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी स्टडी होने वाली है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करते हैं। यही आज की हमारी स्टडी का जो मेन टॉपिक रहने वाला है। तो सब अपने नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस लेक्चर सीरीज में। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ लिया हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमने कूलम्ब्स लॉ को भी देख लिया। नाउ अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने से पहले जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें स्टडी करना होगा वो होगा हमारा टॉपिक विच इज एरिया वेक्टर, कि आखिर ये एरिया वेक्टर होता क्या है और इस एरिया वेक्टर की आज हम स्टडी करेंगे। एरिया वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी के अंदर जो एरिया वेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एरिया वेक्टर की मदद से ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम काफी सारी ऐसी सिचुएशंस को देखते हैं जिसके अंदर हमें वेक्टर के द्वारा डील करना पड़ता है, हमें डायमेंशंस के साथ डील करना पड़ता है, हमें डायरेक्शंस के साथ डील करना पड़ता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखेंगे किसी भी वेक्टर के बारे में। तो पहला पॉइंट हमने स्टडी कर लिया, दूसरा पॉइंट देख लिया, तीसरा पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय अ नॉर्मल टू द प्लेन। यानी कि कोई भी मेरा प्लेन होगा उससे जब मैं नॉर्मल लूंगा तो वो मेरा एरिया वेक्टर होगा। तो आप सब मेरी तरफ देखिए, यानी कि मैं आपको अब यहाँ पे कुछ समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक सरफेस है, ये मेरा जो हाथ है ये मेरा एक सरफेस है, और इस सरफेस से मैं जब एक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, जब एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करूंगा मेरे इस हाथ का जो सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक एरिया है, तो इस पे जब मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो जो वेक्टर आएगा वही मेरा एरिया वेक्टर है। एंड दैट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो मेरा पाम है, ये जो मेरा हाथ है, इससे परपेंडिकुलर वो होगा तभी वो एरिया वेक्टर कहलाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हमारा जो एरिया वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एरिया वेक्टर मोर डीपली। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है l और ब्रेथ है b। तो उसका जब मैं एरिया लेता हूं तो मैं एरिया कैसे लेता हूं, मैं एरिया इस तरीके से लेता हूं। मैं जब एरिया स्टडी करता हूं वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ को मैं एरिया लेके चलता हूं। ओके, यहां तक क्लियर हो गई कि एरिया हमारा क्या होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। ये जो हमारा सरफेस था, ये जो हमारी स्क्वायर टाइल थी, ये हमारा एक यूनिफॉर्म सरफेस था। बट जब मैं बात करता हूँ एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस की, तो वहां पे मैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेके चलता हूँ, एंड दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट इज माय एरिया वेक्टर, एंड दैट एरिया वेक्टर इज नथिंग बट ds। मैं करता क्या हूँ, मैं अपना एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेके चलता हूँ, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वही मेरा एरिया वेक्टर होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो जब मैं कह रहा हूं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है उसको अब हम यहां देखते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर मैं एक स्क्वायर लेके चल रहा हूं जो ओ, ए, बी और सी में है। ये जो प्लेन जिसमें मेरा स्क्वायर है वो प्लेन है मेरा एक्स वाई प्लेन। ओके, सो मेरा स्क्वायर कौन से प्लेन में हुआ? एक्स वाई प्लेन में। नाउ अब जब मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ds लूंगा, वो मेरा हो गया एलिमेंटल एरिया, और जब मैं उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो परपेंडिकुलर आएगा मेरा z डायरेक्शन में। मींस ये जो मेरा परपेंडिकुलर होगा ये मेरा k कैप डायरेक्शन में होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा वो हमारा k कैप डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली मान लीजिए मैं यहाँ पे एक y, x और एक्सिस ले रहा हूं यहाँ पे, और साथ ही साथ जो मेरा एरिया है वो मेरा x और z प्लेन के अंदर है। अब जो मेरा एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेरा x और z प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पे जब मैं अपना एक स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन लूंगा विच इज माई ds, वो ds वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर होगा इसके, और जो ये मेरा ds वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? वो मेरा होगा j कैप डायरेक्शन में, यानी कि y एक्सिस की डायरेक्शन में, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से हमें चीजों को स्टडी करना है और इस तरीके से हमें चीजों को देखना है। हमें समझना है कि हमारा एरिया वेक्टर जो है वो बेसिकली है क्या? वो बेसिकली परपेंडिकुलर वेक्टर है कोई भी हमारा प्लेन हो उससे। सो आई थिंक यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं और जो बच्चे मेरे लेक्चर्स नोट को पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं उनको आज एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी बताऊंगा मैं, वो इसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में नोट करें। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। सो पीछे मैंने उसी के बारे में बात करी कि कोई भी मेरा एरिया है जिसको मैं ds कहूंगा, उससे जब मैं परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मेरा एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर which is ds n cap, where n cap shows me perpendicular normal vector। ठीक है, और कोई मेरे पास जर्नल एरिया है, ये तो ये मेरा यूनिफॉर्म एरिया था। यहाँ पे ये जो नॉन यूनिफॉर्म एरिया है उसके केस में भी मैं जब अपना ds एलिमेंट लूंगा और जब मैं अपने उस ds एलिमेंट की स्टडी करूंगा तो उस केस में जो एरिया वेक्टर आएगा वो मेरा सेम आएगा। तो ये हमारी टॉपिक कंप्लीट करता है एक छोटा सा, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल स्टडीइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस टॉपिक इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का जो टॉपिक है वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप से। तो आप सब टेलीग्राम चलाते ही होंगे, टेलीग्राम काफी ग्रो हो रहा है एजुकेशन के पर्पज से भी और काफी सारी चीजों से। तो जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप होगा इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे नोट्स शेयर किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ नई नई क्विजेज होंगी। जी हाँ, क्विजेज होंगी जिनको आप करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी रैंकिंग की जाएगी, जिसकी वजह से आपको एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आप एक बेटर वे में स्टडी कर पाएंगे। सो इसीलिए मैं आप सबको इंसिस्ट करूंगा कि आप आइए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स who want to study physics। I am not categorizing anyone कि वो क्लास 11th का होना चाहिए, 9th का होना चाहिए, 10th का होना चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर लेवल का होना चाहिए। ये सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है, किसी भी लेवल का आ सकता है, किसी भी नॉलेज का आ सकता है। वो आ सकता है अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर कर सकता है, कुछ नॉलेज मैं उनको दूंगा, कुछ नॉलेज आप हमें देंगे। इस तरह से नॉलेज का प्रोसेस चलता रहेगा और हम साथ मिलके इस इंडिया को फिजिक्स के फील्ड में आगे लेके जाएंगे। तो आप सब आइए और मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए। ओके, अब हमने एरिया वेक्टर के बारे में जो हमारी स्टडी थी उसको हमने कंप्लीट करा। हमने देख लिया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, कैसे एरिया वेक्टर को स्टडी करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हमने देख लिया है। सो जो नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं वो चीज है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स क्या होता है? आपने छोटी क्लासेस से फ्लक्स पढ़ा है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो।
बस समझ गए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ था ही नहीं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, यानी कि अगर कोई चीज फ्लो हो रही है तो वो फ्लक्स होता है। 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा कि जब हमारा वाटर फ्लो होता है वहां पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के काफी सारे क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस देखते हैं। तो फ्लक्स का मतलब इतना ही होता है कि चीजों का फ्लो होना। अब जब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या मूव हो सकता है? जो चीज मूव हो सकती है वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि electric flux through a given area held inside an electrostatic force is the measure of the total number of electric field lines of force passing normally through that area। यानी कि जो हमारा एरिया है, ये मेरा एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। और फ्लक्स की कैलकुलेशन भी यही है कि जो मेरा एरिया है उससे परपेंडिकुलरली जोन सी भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वही हमारा फ्लक्स होता है। काफी सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने अभी अभी स्टडी कर लिया, और आई थिंक इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो लेक्चर है काफी इंटरेक्टिव वे में चले, तो जब भी मैं कोई टॉपिक एंड करूं तो उसके नोट्स बनाइए, वीडियो को पोस्ट कीजिए और उसके नोट्स बनाइए, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिले, आपको नई नई चीजों के बारे में पता चले। और आज इस वीडियो के एंड में मैं आज आपको एक गिफ्ट भी देने वाला हूं। जी हाँ, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सब। सो नाउ ये हमारा एरिया है, इस एरिया से ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा एरिया है और यहां से इस तरीके से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, जो एन कैप डायरेक्शन है, मेरा एरिया वेक्टर है, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एंगल बना रहे हैं? वो और इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं 0 डिग्री का एंगल। तो ये बात हमने यहाँ तक समझ ली कि ये हमारा एरिया हो गया और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गई है, ये फ्लक्स है। एरिया क्या है? डेल्टा एस है। ई जो है कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। ओके, नाउ अब मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है जो टेंजेंशियली फ्लो हो रही है, और टेंजेंशियली फ्लो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है उसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ ई वेक्टर से, और जो मेरा नॉर्मल कंपोनेंट होगा इसका वो होगा ई कॉस थीटा। तो जो मेरा नॉर्मल कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो क्या होगा? ई कॉस थीटा, जो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सो मेरा फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो जो हमारा पीछे वाला केस था उसके लिए ये सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। और जो अभी ये वाला केस है हमारा, इसमें क्या है? इसमें हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इनटू सरफेस एरिया। तो जो मेरा सरफेस एरिया वो क्या है? डेल्टा एस, और नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो रहा है मेरा? ई कॉस थीटा। इस तरीके से मैं लिखूंगा। और अगर आपको वेक्टर्स याद हो तो वेक्टर में जब हम डॉट प्रोडक्ट दिखाते हैं तो हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ई डॉट डेल्टा एस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम अपना फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी डेरिवेशन थी फ्लक्स की, और यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है फ्लक्स का जो हर स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना ही चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है उनकी स्टडी के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि किसी पॉइंट पे कुछ है, किसी पॉइंट पे कुछ है। तो हम उस केस में क्या करते हैं? काफी सारे हमारे एरिया एलिमेंट्स ले लेते हैं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हम लेते हैं, यानी कि हम बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे दो चीजों का बहुत महत्व है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन से जो वर्ड है हमारा डिफरेंशिएट, उसका मतलब क्या समझते हैं? डिफरेंशिएट का बेसिकली मतलब है कि कोई भी हमारा लार्ज एरिया है उसको जब मैं स्मॉल स्मॉल पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो वो मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन और समिंग अप, तो जब भी मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी जिनको मैं एड अप करूंगा,
तो तब मैं लगाता हूं अपना समेशन का सिंबल, और जब मेरे पास कंटिन्यूअस वैल्यू होंगी तब मैं लगाता हूं इंटीग्रेशन का सिंबल, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। तो अगर मैं फ्लक्स देखूंगा इन छोटे छोटे एरियाज के द्वारा, वो हो जाएगा E1 डॉट डेल्टा S1, E2 डॉट डेल्टा S2, En डेल्टा Sn। ओके, तो अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम I टू N Fi EI डॉट डेल्टा SI। तो EI डॉट डेल्टा SI हमारा फ्लक्स हो गया, और यहाँ पे हमने जो यूज किया ये हमारा समेशन का सिंबल हो गया। नाउ व्हेन नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स बिकम इनफाइनाइट, तो जब मेरा एरिया एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि जो मेरी n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो मेरा डेल्टा S काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी कि n इन्फिनिटी तक गया और मेरा डेल्टा S की वैल्यू काफी ज्यादा छोटी हो गई। तो उस केस में क्या होगा, मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट डेल्टा n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा S टेंड्स टू जीरो। डेल्टा S टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब है, यहाँ पे काफी ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने एक चादर ली या फिर आपने कोई भी पेपर लिया और उस पेपर को आप काटते चले गए, उस पेपर को आप काटते 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 काफी छोटे तक करते चले गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जीरो हो गया, नहीं हो सकता, आप सब एटॉमिक लेवल तक भी नहीं जा सकते। तो चीज क्या है कि आप उसको काटते जा रहे हैं, उसको छोटा करते जा रहे हैं, यानी कि वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, पर जैसे आप उसको ग्राफ को जूम करेंगे तो वो जीरो तक पहुंचा नहीं है, वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो पहुंच रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, वो खत्म नहीं हो गया इस दुनिया से, वो एग्जिस्टेड है वहां पे, बट वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो टर्म है अप्रोचिंग टू जीरो, ये जीरो नहीं होती। इसका मतलब अगर बच्चे जितना जल्दी हो सके उस चीज को समझ जाए, क्योंकि कई लोग नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि जीरो का अप्रोच होने का मतलब जीरो नहीं हो रहा है, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ग्राफ जीरो का अप्रोच कर रहा है, वो टोटली जीरो नहीं हो रहा है। तो जब मैं ये दोनों लिमिट समेशन पे लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, एंड दैट इज यहाँ पे मैं एक सर्कुलर पॉइंट यूज कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि क्लोज सरफेस है, हम जो भी फ्लक्स को स्टडी करेंगे वो क्लोज्ड सरफेस पे स्टडी करेंगे, ओपन सरफेस पे हम फ्लक्स को स्टडी नहीं करते, क्लोज सरफेस होना चाहिए, और क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल इसे हम कहते हैं। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल है, आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन के बेसिस पे ही सॉल्व करते हैं, तो क्लोज लूप आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा फ्लक्स आ गया है, ये हमारा आ गया है इंटीग्रल फॉर्म में। तो इससे पहले जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट करा था, यहाँ पे जो हमने यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करा था, और अब जो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे फ्लक्स के लिए हो गए। तो आई थिंक यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने टोटल स्टडी कर ली है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। ऐसा यूनिट हमारी इक्विवेलेंटली हम वोल्ट के टर्म में भी देख सकते हैं, क्योंकि वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंटू मीटर स्क्वायर, तो वो हमारी वोल्ट मीटर। तो ये दो यूनिट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल। नाउ अब जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम गॉस लॉ के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसको हम काफी ध्यान से और काफी बारीकी से हम इसे समझें। So what Gauss theorem says? It says that the total flux through a closed surface is 1 upon permittivity of the free space times net charge enclosed by the closed surface। तो देखिए यहाँ पे बार बार जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ क्लोज सरफेस की, यानी कि हमारा सरफेस बंद होगा, क्लोज होगा, उसके अंदर हमारा कोई चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर जो भी नेट चार्ज है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा फाई वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये होती है हमारी गॉस थ्योरम, जिसकी मदद से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि फ्लक्स कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया, हमें चाहिए बस चार्ज और एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन आया है, इस आई बटन में जाके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हमारा गॉस थ्योरम। सो अब हम करेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव व्हाट इज गॉस थ्योरम। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट S,
कोई भी हमारा पॉइंट एस है, उस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सबसे पहले हम उसको देखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। तो जैसे कोई भी हमारा पॉइंट एस है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है यानी कि पैरेलल है, तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, cos थीटा 1। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स क्या हो गया, ई डी एस। इंटीग्रेट फॉर्म में लिखा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का होगा। ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है एक स्फीयर का, हमारा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज q रखा है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr²। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q/ε। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया हमारे पास गॉस थ्योरम का। तो हमने गॉस थ्योरम का यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया काफी आसान तरीके से और काफी सफिशिएंट तरीके से हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम का प्रूफ जो है हमारा कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल। आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपका जो फ्लक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स होता क्या है। सो व्हाट इज अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये है, सबसे पहले सारे बच्चे इस न्यूमेरिकल को लिखेंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is 6i cap 3j cap 4k cap, find the flux through the area 200 meter square in yz plane। यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो हमारा एरिया है वो yz प्लेन के अंदर है, तो यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा वो i कैप में होगा। मैंने अभी यही बताया कि परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में होता है उससे परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे तो जो हो जाएगा 200 i कैप हो जाएगा। तो मैं इसको हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी जितने प्रोडक्ट के साथ होगा क्योंकि वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बिकॉज दी टू यूनिट्स वेक्टर परपेंडिकुलर, तो वहां पे रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। तो इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं। और अगर आपको आज की स्टडी में जो हमने आज पढ़ा है उसमें कहीं भी आपको डाउट फेस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक में डाउट है, सर हमें इस टॉपिक को समझना है, या फिर सर हमें आप बता दीजिए कि इस टॉपिक को कैसे डिटेल में स्टडी करेंगे। या फिर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके भी आप लिख सकते हैं कि सर अगली वीडियो में इस कंसेप्ट को समझाइएगा, ये हमारे कुछ डाउट्स हैं इनको अगली वीडियो में बताइएगा, और मैं लाइव आने की भी कोशिश करूंगा। तो आप जो भी रास्ता बताएंगे वो हम करते चले जाएंगे। और साथ ही साथ मैं एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ जिसका पोल आपको अभी ऊपर नजर आएगा। तो ये जो मैं नई सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सीरीज में जो मेरा बेसिक मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि हम फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाएं। इसीलिए हम सिलेबस से हट के भी कुछ वीडियोस लाने की सोच रहे हैं। जैसे फिजिक्स में काफी मशहूर बुक्स हैं जो लिखी गई है, तो उनका बुक रिव्यू, साथ ही साथ कुछ एनिमेशन के फॉर्म में हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, साथ ही साथ कुछ महान फिजिसिस्ट जो रहे हैं उनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन को भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे ऊपर बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, और जिस वीडियो में मैक्सिमम मुझे परसेंटेज स्कोर मिलेगा वो वीडियो आपकी अगली वीडियो हो सकती है, तो उसको बताइए मुझे। नाउ जो मैंने कहा था सरप्राइज होगा क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, वो यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी एक पीडीएफ। उस पीडीएफ को करना है आपको डाउनलोड, और डाउनलोड करके उसमें दे रखे हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 फिजिक्स। तो उनको सॉल्व करना है और उनको सॉल्व करके अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। अगर कोई डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर आके अपने डाउट पूछिए। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकता क्योंकि पर्सनल नंबर देना काफी मुश्किल हो जाएगा, बट टेलीग्राम इज बेस्ट। तो आप टेलीग्राम पे आइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और फिर आप हमारे साथ डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है ये एंड होती है, हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने काफी सारी चीजें लर्न की होंगी और आज आप काफी खुश होंगे इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, कोई भी जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, एडवांस से एडवांस टॉपिक या कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं आपको
जितना मेरे तरफ से पॉसिबल हो सकेगा वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा फिजिक्स के थ्रू। दिस चैनल इज प्योरली फॉर फिजिक्स। कोई भी आ सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्लास लिमिट नहीं है। जिसको फिजिक्स पढ़नी है, जिसको फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स के बारे में बात करनी है, हमारे साथ जुड़ना है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, इस वीडियो को देख सकता है। तो आप इस चैनल को सबको बताइए, इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए, और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है।